राशि की नई नई शादी हुई थी। बहुत सीधी सादी सी लड़की थी वो, और उसकी ननद प्रिया बहुत खूबसूरत थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था, और वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी करता रहता था और उससे पैसे मांगता रहता था। अब देखो मेरा फोन कितना खराब हो गया है, नया लेना है, पर अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं दिला दूंगी नया फोन। अरे तुम कहाँ से दिलाओगी? मैं मतलब भैया है ना, वो मुझे मना थोड़ी ना करेंगे। ले लूंगी उनसे तुम्हारे लिए नया फोन। अच्छा, तुम्हारा भैया, भाई बड़ी मेहनत की है उन्होंने। मुझे भी ना उन जैसा ही बनना है भाई। बस मोहित प्रिया से ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करता था। प्रिया उससे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। मोहित के हाथ तो जैसे सोने की मुर्गी लग जाती है। शादी के बाद मोहित बिल्कुल अपनी माँ की कही बातों पर चलने लगता है। उसकी माँ उसे सिखाने में पीछे नहीं रहती। एक दिन, वैसे प्रिया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे बिल्कुल नहीं, अब तो आप मेरे पति देव हो। देखो उस दिन तुमने बोला मुझे कि भैया मुझे फोन दिला देंगे, और तुमने मांगा तो उन्होंने दे भी दिया। हाँ तो क्या गलत है इसमें? गलत कुछ नहीं है, पर एक बार सोचो तुम खुद, तुम्हें भैया से मांगना क्यों पड़ा? क्या तुम्हारे पास नहीं थे नया फोन खरीदने के पैसे? अरे ये क्या बात हुई, घर तो एक ही है ना, और वो मेरे भाई हैं। उन्होंने दिया या मैंने लिया, एक ही तो बात है। एक बात नहीं है प्रिया, तुम्हें हर समय उनसे मांगना पड़ता है। तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुम्हारा अपना पिता के पैसों पर भी कोई हक है, हैं? प्रिया ने ऐसी बातें तो कभी सोची नहीं थी। उसको ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा था, पर अब मोहित ने उसके दिमाग में ऐसी ही बातें डालना चालू कर दिया था। एक दिन वो अपनी माँ से बात करने की हिम्मत जुटाती है। माँ, पापा के जाने के बाद प्रॉपर्टी का कुछ हुआ नहीं? प्रॉपर्टी मतलब? ऐसी बातें तो तूने कभी नहीं की। ये सब कहाँ से आया तेरे दिमाग में है? नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। और वैसे भी कुछ गलत तो सोचा नहीं। क्या पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करके गए थे? इतने में ही प्रिया का भाई अंकित आ जाता है। अरे भाई, क्या प्रॉपर्टी की बातें चल रही है? कुछ नहीं भैया, मैं बस पूछ रही थी कि पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा करके गए या नहीं। अरे तू ये सब बातें छोड़ बहना, तुझे क्या चाहिए ये बता, मैं दिलाता हूँ ना। यही तो बात है भैया, आप क्यों दिलाओगे हर समय? आपके सामने मुझे हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? अरे ये आज तू कैसी बातें कर रही है? हाथ फैलाने वाली बात तेरे दिमाग में आई भी कैसे? पहले तो ऐसे कभी बातें नहीं करी तूने। वही तो मैं सोच रही हूँ, ये आज प्रॉपर्टी की बातें क्यों कर रही है? इसे हो क्या गया है? उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये सब उन्हीं का दामाद उसके दिमाग में डाल रहा है। मोहित आए दिन किसी न किसी बहाने से प्रिया से पैसे ऐंठने की सोचता रहता। एक दिन मोहित बहुत उदास बैठा था। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो? तुमसे बोलने का क्या फायदा, तुमसे अपने भाई से बात तक तो की नहीं जाती। मोहित, अब ऐसे कैसे बात करूं? तुम ना ऐसे बिल्कुल पीछे पड़ गए हो मेरे। मोहित बस जिद पकड़कर बैठ जाता है कि प्रिया प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कब करेगी। प्रिया को अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो भाई के सामने रोने लगती है। तब उसकी भाभी भी अंकित का साथ देती है। अरे प्रिया, रो क्यों रही हो? हम है तो सही, जो चाहिए ले लो ना। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वैसे भी इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है? हक तो मेरा भी है ना पापा की प्रॉपर्टी पर। हाँ, पूरा हक है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। प्रिया कुछ नहीं कहती। बाहर आकर मोहित को फोन लगाती है। मेरा रोना काम कर गया, कुछ तो मिलेगा ही पक्का। देखते हैं तुम्हारा कंजूस भाई देता क्या है। उधर सबको प्रिया की चिंता होने लगती है कि वो परेशान है। अरे उसको आप एक फ्लैट दिला दो ना नया सा, उसको भी लगे कि उसका भी कुछ है। अरे सभी कुछ उसी का तो है, पर उसकी सोच अब परेशान कर रही है मुझे। अरे जो मांग रही है दे दो भाई, ये रोना धोना तो खत्म हो उसका। वो सब उसके पास खुशी खुशी नए मकान के पेपर्स लेकर जाते हैं। हाँ ठीक है, ये भी मन बहलाने के लिए। प्रिया, तुम्हें हो क्या गया है? आजकल बस लेने देने की बात के अलावा कोई और बात करती नहीं हो तुम। ये इतना बड़ा घर है दीदी, 4 बेडरूम का फ्लैट है। भाभी आप तो चुप ही रहिए,
आपको ही पसंद नहीं कि भैया मुझे कुछ दे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप गलत समझ रहे हो। मैंने तो कभी मना नहीं किया आपके भैया से। अरे वो क्यों मना करेगी मुझसे? हाँ भैया, आप तो उन्हीं की साइड लोगे ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इन्होंने आप पर। ये कहकर वो पैर पटकती चली जाती है। माँ जी, आप भी जानती हैं, मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अरे हाँ हाँ बहू, इसके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है। यहाँ वो तीनों घर की बेटी के लिए परेशान हो रहे थे और वहाँ प्रिया हर बात मोहित को बता रही थी। ये मेरी भाभी है ना, मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। मुझे पता है भैया मना नहीं करेंगे और ना ही माँ मना करेंगी, पर ये भाभी है ना, उनका हाथ रोकती होगी। हाँ, तुम देख लेना, ये हाथ रुकते रुकते इतना रुक जाएगा कि एक पानी का ग्लास भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम बस किसी तरह इनसे अपनी आधी प्रॉपर्टी लेने की बात कर लो, वरना तुम्हारी ये भाभी सब खा जाएगी। प्रिया ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मोहित सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा है। मोहित सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, उसके भाई ने एक घर ले दिया है उसके नाम। अरे घर से क्या होता है बेटा, मैंने तुझसे कहा था प्रॉपर्टी की बात करना उससे। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना माँ। तू तो कोशिश ही करते रह जाना। तुझे पता है ना, लोन है तुझ पर 50 लाख का, कहाँ से चुकाएगा? सोचा है इस बारे में? इतने लोन का तो कोई इंतजाम नहीं है, बस यही है कि प्रिया का भाई उसको इस प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे तो मैं अपना लोन चुका दूं। अब यही आखिरी उम्मीद है। मैंने पहले ही कहा था, देख कर लड़की फंसा। ऐसा ना हो कि जिस वजह से हमने शादी की वो रह ही जाए। पता लगा कुछ मिला ही नहीं इससे भी। देखता हूँ माँ, कोई नया पैंतरा फेंकता हूँ। उधर प्रिया के भाई भाभी और माँ यही सोच रहे होते हैं कि प्रिया को कैसे शांत करना है। मम्मी जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें आधा क्या पूरा घर परिवार प्रॉपर्टी दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता बेटा, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मांगा और सब उसे उठाकर दे दो। पर माँ, फिर करना क्या है? इसका हल कैसे निकलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी ही देर में प्रिया आ जाती है। वो मोहित से ही बात करके आई होती है और बहुत गुस्से में होती है। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि मंडली बैठी तो होगी, पर मेरे बारे में अच्छा तो सोच नहीं रहे होंगे। ये सुनकर प्रिया की माँ उस पर बहुत तेज चिल्लाती है। प्रिया, ये क्या तरीका है बात करने का? दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सब? प्रिया जो बिल्कुल मोहित के बहकावे में आ चुकी थी। सिखा तो कोई नहीं रहा मम्मी, पर सही गलत की समझ तो मुझ में भी है। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा? जिस दिन से मैंने अपनी प्रॉपर्टी की बात की है, उस दिन से सबके मुंह बने हुए हैं। प्रिया, किसी का मुंह नहीं बना हुआ, सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम राशि के बारे में भी गलत ही सोचती हो, मुझसे ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र रहती है। रहने दीजिए भैया, आप बस उनकी ही बोली बोलिए। और भैया, क्या मैं नहीं जानती? भाभी दिन भर अपनी मम्मी से बातें करती रहती है। आंटी ही सिखाती है ना इनको ये सब। बोलती होंगी, ननद को कुछ लेने मत देना। हाँ अंकित, मेरी मम्मी बीच में कहाँ से आ गई? ये कोई तरीका नहीं है। मैं अपने ससुराल की कोई बात नहीं करती, इतनी समझ मुझ में भी है। मुझे पता है राशि, पर इस समय इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पर पता नहीं किसने क्या जादू कर दिया है। प्रॉपर्टी के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा इसे। बताओ, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। जानकी रोने लगती है। राशि उसे चुप करवाती है। माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? दे दीजिए ना इनको जो चाहिए। बात लेने देने की नहीं है, मुझे इसकी सोच पर तरस आ रहा है। पता नहीं इसे हो क्या क्या है। कभी अंकित ने कोई फर्क नहीं किया, जो इसने बोला इसे ला कर दे दिया। बहन माना ही नहीं, बेटी की तरह रखा है। वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही है इसकी ऐसी जली कटी बातें सुनकर। ये सब सुनते ही अंकित की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। अरे आप परेशान मत होइए, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको प्यार देने में कहाँ कम रह गया। कितनी छोटी उम्र में तो पापा चले गए थे, तब से मैंने इसे बेटी की तरह संभाला है। माँ, आप बताओ, मैंने कभी कोई कमी छोड़ी क्या? कहाँ गलती रह गई मेरी? अरे बेटा, कैसी बात कर रहा है? क्या मैंने देखा नहीं कि किस तरह अपने सीने से चिपका कर तूने उसे बड़ा किया है?
आप दोनों परेशान मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। राशि उसके कमरे में जाती है। वो फोन पर मोहित से ही बात कर रही थी। पहले राशि सोचती है कि चली जाती हूँ, पर फिर वहां खड़ी होकर वो उनकी बातें सुनने की सोचती है। मोहित, आप इस तरह से नाराज हो रहे हैं। मैं कुछ दिन के लिए तो मायके आई थी, आप इस तरह से मुझसे नाराज क्यों होकर बैठ गए? तुम अब घर आना तो प्रॉपर्टी की बात करके ही आना, मैं नहीं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। अरे ये कोई बात हुई क्या? आप तो इस तरह जिद पर अड़ गए हैं। राशि समझ जाती है कि ये सब घर के दामाद की वजह से हो रहा है। अब उसे ये समझ में नहीं आता कि ये बात सबके सामने कैसे बताए। वो किसी को कुछ नहीं बताती। बेटा, तुमने बात की प्रिया से? नहीं माँ जी, वो सो रही थी, मैं करती हूँ ना बात किसी दिन। फिर वो अलग से कमरे में जाकर अंकित से बात करती है। मुझ पर अगर भरोसा है तो कुछ बताऊं तुम्हें? हाँ बोलो। देखो, मैंने माँ जी से तो अभी झूठ कह दिया कि मैंने प्रिया से बात नहीं की। मतलब मैंने बात तो नहीं की, पर मैंने उनकी बातें सुनी हैं। मोहित जी उनसे बहुत नाराज हो रहे थे, वो रो रही थी। मतलब मोहित जी ने उन्हें ये तक बोल दिया कि बिना प्रॉपर्टी की बात किए घर मत आना। हैं? ये सब चल रहा है हमारी पीठ पीछे? मुझे लग ही रहा था कि ये प्रिया की बोली तो नहीं है। क्या कर सकते हैं? एक तो पहले पीछे पड़कर शादी की, ये बोलते रहे कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और अब देखो बस हर समय मांगते ही रहते हैं। मम्मी को बताएंगे तो बहुत दुखी होंगी। देखते हैं कैसे क्या करना है। चलो मैं बैंक जाकर आता हूँ, तुम मम्मी को ये सब अभी मत बताना। राशि अपने काम में लग जाती है। उधर प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई होती है। अरे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही इतना? हो जाएगा सब ठीक। दामाद जी कब आ रहे हैं तुझे लेने? बस देखो ना, आजकल में आ ही जाएंगे, वरना मैं खुद ही चली जाऊंगी, पास ही तो है। जानकी वहां से चली जाती है। प्रिया के दिमाग में अब कुछ बातें आने लगती है। यहाँ सबको बस लग रहा है कि मैं जल्दी चली जाऊं, पर मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ने वाली। थोड़ी देर में वो फिर से मोहित को फोन लगाती है। मोहित, मुझे लग रहा है कि तुमने जो रोने धोने का नाटक करने का प्लान बनाया था ना, वो काम कर रहा है। भाभी सोचती है कि इन्होंने चालाकी से मेरी बातें सुन ली। इन्हें नहीं पता कि मुझे पता था कि वो सुन रही है, इसीलिए मैंने रोने का नाटक किया। तुम चिंता मत करना, इन लोगों से अपनी प्रॉपर्टी की बात तो मैं करके रहूंगी। पर इस बार प्रिया को नहीं पता था कि उसकी मम्मी जो उसके लिए चाय लेने गई थी, बाहर खड़े होकर सच में उसकी बातें सुन रही थी। जानकी ये सब सुनकर बिल्कुल सन्न रह जाती है। वो उल्टे पांव अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी इस तरीके से उन सबसे चालाकी कर रही है। थोड़ी ही देर में अंकित बैंक से आता है। माँ, मैंने देखा है बैंक में कम से कम 10 तोला सोना रखा है, वो भी इसे ही दे देते हैं। एक फ्लैट भी हो गया, और जो भी बोलेगी दे देंगे। इसका मन इतना दुखी है, रोती रहती है। राशि और अंकित को पता था कि वो नाटक कर रही है, पर उनको अपनी माँ से बोलने की हिम्मत नहीं थी। हाँ माँ जी, ये सब दे दीजिए दीदी को। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देने की, ये सब एक नाटक चल रहा है। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। आपने भी सुन लिया? आपने भी सुन लिया का क्या मतलब? तुम दोनों को पता था? हाँ माँ जी, दीदी और मोहित जी जब बात कर रहे थे मैंने सुना था, पर अंकित ने आपको कुछ भी बताने से मना कर दिया था। चलो, पर अब जब बात सामने आ ही गई है तो इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे लग ही रहा था मम्मी कि ऐसा सब प्रिया तो सोच ही नहीं सकती। ये सब इसके कानों में कोई डाल रहा है। अब हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मोहित जी का घर वापस से देख कर आऊं, और इस बार बिना बोले जाऊंगा। एक दिन अंकित उनके दामाद मोहित जी के घर बिना बताए चला जाता है। अरे ये घर तो बदला बदला लग रहा है, ना फूल नेत्र है ना ही सोफे, कहाँ गया सब? वो धीरे से आवाज लगाता हुआ अंदर जाता है। मोहित एक फटे हुए कुर्ते में बाहर आता है। वो अंकित को देखकर बिल्कुल सकपका जाता है। अरे आइए आइए, वो तो मैं सफाई कर रहा था ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। अंकित समझ तो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, पर कुछ कहता नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये घर की बात है। और कैसा चल रहा है सब? फर्नीचर कहाँ चला गया? वो नया लेना है ना, तो बस पुराना बेच दिया। अच्छा अच्छा, कब लेना है? अब देखते, थोड़ा कहीं से सहारा हो जाता तो। कहीं से मतलब? मोहित सोचता है कि यही मौका है इसके कान में प्रॉपर्टी की बात डालने का। वो
प्रिया कह रही थी कि आप उसको कुछ देने वाले हैं। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पापा विल लिख कर गए हैं, प्रिया को जो देना था वो हम दे चुके हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है प्रॉपर्टी पर तो बेटी का भी हक होता है। हाँ, लेकिन अगर विल में साफ साफ लिखा हो तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इतना कहकर वो उठकर जाने लगता है। जाते जाते वो घर पर एक नजर मार कर जाता है। थोड़े आगे जाकर उसे मोहित के घर का सोफा और फर्नीचर दिखता है। भैया ये किसका है, बेचना है क्या? बेचना? नहीं नहीं भैया, ये तो किराए के लिए होता है, 1 वीक के लिए। इस मोहित ने लिया था ना अभी। इस मोहित ने मतलब ये तो अच्छे करके है ना। अरे भैया नए हैं क्या मोहल्ले में? इन लोगों पर तो इतना लोन है, कर्जे चढ़े हुए हैं। ये सब सुनकर अंकित चुपचाप वहां से घर चला जाता है। घर आते ही प्रिया अंकित पर बरस पड़ती है। आपने क्यों बोला मोहित से? अच्छा, तो खबर पहुंच गई यहाँ तक? खबर पहुंचने वाली क्या बात है इसमें? बात तो सही है ना। आपका कोई इरादा नहीं है मुझे कुछ देने का? अरे क्या नहीं दिया, इतना बड़ा फ्लैट दे दिया, इतना सारा सोना तेरे नाम कर दिया, मम्मी ने अपनी सारी ज्वेलरी तुझे दे दी। पर जो चाहिए वो तो नहीं दे रहे हैं ना। प्रिया एक बात सच सच बताना, ये प्रॉपर्टी वाली बात तेरी अपनी है या मोहित जी ने डाली है तेरे दिमाग में? ये सुनकर प्रिया 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। फिर अंकित उसे सारी बात बताता है कि वो मोहित के घर गया था और वहां उसे क्या पता चला उसके बारे में। वो सब सुनकर प्रिया बहुत शॉक्ड हो जाती है। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? देख, अब ऐसा कर कि उसको बोल कि तुझे प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा है, फिर तू देख वो क्या बोलता है। मैं ये लिख कर देता हूँ कि वो कुछ न कुछ इश्यू क्रिएट करके तुझसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। मोहित मुझे प्यार बहुत करता है, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा मुझे। राशि, भैया कुछ बोल रहे हैं तो करके देखना बेटा। ठीक है माँ, अगर आप सबको ऐसा लगता है कि बस वो प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ है तो मैं आपके कहने पर उसका टेस्ट ले लेती हूँ। पर आप देखना, आप सब लोगों की सोच गलत निकलेगी। वो मोहित को फोन लगाती है और स्पीकर पर रखती है। हेलो जी, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करा, तुम्हें तो कुछ पड़ी नहीं मेरी। मोहित, पर तुम ना प्रॉपर्टी का करने क्या वाले हो? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, कि पैसा और प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई बीच में? वो सब ठीक है, पर मैंने भी तो सोचा था कि एक अच्छे अमीर घर से हो तो मेरे काम आओगी। काम आओगी? क्या मतलब? ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रिया को भी कुछ कुछ बातें अब समझ में आ रही थी। देखो, मुझे तो प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिल रहा, अब तुम क्या करोगे? देखना पड़ेगा। मतलब ये कि मुझ पर भी 50 लाख का लोन है, मुझे भी तो देखना है। तुमसे नहीं तो कहीं और से, किसी और से ये जरूरत पूरी तो करनी होगी। तो मेरे साथ भी जरूरत के लिए जुड़े हुए थे। ये सुनकर मोहित फोन काट देता है। प्रिया ये सब देख सुनकर शॉक्ड रह जाती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि भैया, भाभी और माँ सही कह रहे थे। वो उन सब से फिर सॉरी कहती है। शालिनी अपने पूरे परिवार के साथ कवि नगर में रहती थी। वो घर में सबकी चहेती थी। उसके सास ससुर भी उसका बहुत मान रखते थे, पर सबसे ज्यादा अगर उसे किसी से लगाव था तो वो था अपने देवर रोहन से। रोहन भी अपनी भाभी को अपनी दोस्त की तरह ही मानता था। वो दोनों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता था। एक दिन, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, आज ऑफिस का पहला दिन है ना। इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम अपना बेस्ट देना, बस अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस रखो और मन लगाकर काम करो। थैंक यू भाभी, आपकी एडवाइस हमेशा काम आती है। आप इस दुनिया की बेस्ट भाभी हो। अच्छा, अब मस्का बाद में लगाओ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, चलो जाओ। और हाँ, ये लो टिफिन, खाना टाइम पर खा लेना, समझे? रात में रोहन खुशी खुशी ऑफिस से आता है और सबसे पहले अपनी भाभी के पास जाता है। भाभी 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 भाभी, अरे मेरे सुपरस्टार भाभी, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया। अरे, अभी तो पहली सैलरी भी नहीं आई है और तूने इतना सारा खर्चा भी शुरू कर दिया। अरे भाभी, क्या आप भी माँ की तरह लेक्चर देने लगी? देखो तो सही आपका गिफ्ट। शालिनी गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर साड़ी होती है। अरे वाह रोहन, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे पर किस लिए?
भाभी, आज का मेरा ऑफिस का पहला दिन इतना अच्छा गया कि मैं क्या बताऊं। और सब आपकी एडवाइस का असर है। फिर तो इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। आज तेरे ऑफिस के पहले दिन की खुशी में मैंने तेरा मनपसंद सूजी का हलवा बनाया है। अरे वाह भाभी वाह, आपका तो जवाब नहीं। तभी वहां शालिनी के सास ससुर आ जाते हैं। अरे तुम देवर भाभी का रिश्ता ऐसे ही रहे बस। वो तो रहने ही वाला है माँ, ये भी कोई कहने की बात है क्या? हाँ बेटा, पर आगे तेरी बीवी आएगी, पता नहीं वो कैसी हो, आगे का किसने सोचा होता है। माँ वो जैसी भी हो, मेरी भाभी मेरे लिए सबसे बढ़कर है और हमेशा रहेंगी। सास ससुर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुश हो जाते हैं। एक दिन शालिनी रसोई में काम कर रही होती है और तभी वहां रोहन आ जाता है। भाभी ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे हाँ, पर काम खत्म करके आती हूँ ना। नहीं भाभी चलो ना, बहुत जरूरी बात करनी है। ओहो, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे 10 मिनट का भी सब्र नहीं है? चलो बताओ। रोहन बात बताते हुए हिचकिचा रहा होता है। अरे बता भी, अपनी भाभी से कहने में कैसी शर्म। हाँ बता तो। भाभी वो ऑफिस में एक लड़की है नेहा, वो हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पिछले 4 महीने से हम लोग रिलेशनशिप में हैं भाभी। इस बात को 4 महीने हो गए और तू अब बता रहा है? भाभी शुरू में लगा था कि सीरियस नहीं है, पर अब हम बहुत सीरियस हैं एक दूसरे के लिए और शादी करना चाहते हैं। लव मैरिज है, मम्मी पापा तो मानेंगे नहीं, आप ही कुछ तरकीब निकालिए ना भाभी। रोहन ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे जरा सोचने दो। हाँ आप सोचिए ना, जितना टाइम चाहिए आपको आप लीजिए, बस हम दोनों की शादी करवा दीजिए भाभी। कुछ समय बाद उसे एक तरकीब मिलती है। वो अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी वो रोहन के लिए ना एक रिश्ता आया है। लड़की से तो मैं मिली भी हूँ, बहुत अच्छी है, आप लोग भी अगर मिल लेते तो। रिश्ता? पर बहू, रोहन अभी शादी करना चाहता भी है कि नहीं? मम्मी जी, मैंने रोहन से शादी के बारे में बात की थी। वो कह रहा था कि अगर घर वालों को लड़की पसंद है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। ठीक है बहू, फिर चलते हैं इस रविवार लड़की देखने। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। शालिनी रोहन के पास जाती है और उसे ये खुशखबरी देती है। अरे भाभी आप तो कमाल हो, सच में आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो इतना टेंशन हो रहा था। ओफो, अभी ज्यादा खुश मत हो देवर जी। बस नेहा को कह दो कि वो अपने परिवार से बात कर ले। अरे उसके परिवार वाले तो तैयार है भाभी, और यहाँ आपकी तरफ से बात हुई है ना तो मम्मी पापा भी मान जाएंगे। थैंक यू सो मच भाभी। इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि अपनी भाभी को थैंक्स बोलेगा। हाँ, रोहन के घर वाले नेहा के घर वालों से मिलते हैं और रिश्ता तय हो जाता है और रोहन की शादी हो जाती है। नेहा, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो ना तो तुम भाभी से बोल देना, उनके पास हर बात का सलूशन होता है। ओफो, जब देखो अपनी भाभी की रट लगाए रहते हो। अब तुम्हारी भाभी मेरी जेठानी हो गई है, इसलिए मुझे अपने हिसाब से चलने दो। अरे इसे क्या हो गया? शालिनी सबके लिए आलू पराठे बना रही होती है। तभी वहां नेहा आ जाती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप रोहन के लिए इतना ऑयली खाना बनाती हैं। उसके टिफिन में भी इतना ऑयली खाना होता था। ओह माय गॉड। अरे पर नेहा, उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। होगा दीदी, पर अब मैं आ गई हूँ ना, और रोहन अब मेरे पति हैं, तो उनका ख्याल मैं रख सकती हूँ। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा रोहन के लिए सलाद बनाने लगती है। आज से वो हेल्दी खाना ही खाएंगे। शालिनी बस चुपचाप देखती रह जाती है। नेहा के आने से शालिनी अब अपने देवर रोहन का ख्याल नहीं रख पाती थी। नेहा को शालिनी का उसके पति से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन, रोहन
मुझे मंदिर छोड़ दो ना। हाँ भाभी चलिए। तभी वहाँ नेहा आ जाती है। भाभी आप ऑटो से चली जाइए ना, हम लोगों को तो लेट हो रहा है, हम चलते हैं। चलो रोहन। अरे मंदिर जाने में सिर्फ 10 ही मिनट तो लगेगा, बाइक से ले चलना मुझे। सॉरी भाभी, आज आप मैनेज कर लीजिए प्लीज। शालिनी उदास हो जाती है। एक दिन नेहा अपनी सास के कमरे में उनका सामान रखवाने में मदद कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक अंगूठी के डब्बे पर पड़ती है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें सोने की बहुत ही सुंदर अंगूठी मिलती है। अरे मम्मी जी, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। हाँ बहू, मेरी सास ने मुझे दी थी। कितनी अच्छी अंगूठी है और मम्मी जी के कमरे में यूं ही पड़ी हुई है। इसे तो मैं ही ले लेती हूँ, बेचकर अपने लिए एक सोने की चेन या कंगन बनवा लूंगी। नेहा अंगूठी का डब्बा चुरा लेती है और वो ज्वेलरी शॉप जाने के लिए घर से निकल ही रही होती है। तभी वहाँ शालिनी आ जाती है। अरे नेहा, कहाँ जा रही हो इतनी हड़बड़ी में? आपसे मतलब, आप तो बस मेरी निगरानी करती रहा करो ताकि रोहन से मेरी चुगली करके अपने नंबर बढ़ाओ। अरे ये कैसे बातें कर रही हो नेहा? मुझे लेट हो रहा है, मैं चली। शालिनी नेहा के हाथ में अंगूठी का डब्बा देख लेती है और फिर रसोई में वापस चली जाती है। एक दिन उनकी सास रोते हुए अपने कमरे से आती है। अरे मेरी अंगूठी गुम हो गई है, पता नहीं मेरी इतनी कीमती अंगूठी कौन ले गया। क्या हुआ माँ, कहाँ गुम हो गई अंगूठी? भगवान जाने कहाँ गुम हो गई। तभी शालिनी को याद आता है कि उसने एक पुरानी अंगूठी का डिब्बा नेहा के हाथ में देखा था। वो नेहा की तरफ देखती है तो नेहा के चेहरे का रंग उड़ा होता है। तभी वहाँ ज्वेलरी शॉप का मालिक आ जाता है। अरे मेहरा जी, आप यहाँ कैसे? नमस्ते बहन जी। अरे आपकी छोटी बहू आई थी मेरे पास एक अंगूठी बेचने के लिए और मैंने तो उसे पहचान लिया क्योंकि मैं भी तो आया था ना रोहन की शादी में। क्या है ना कि वो अपना बिल वहीं भूल गई थी तो मैंने सोचा कि दे दूं। छोटी बहू, ये रहो बिल। अच्छा बहन जी, चलता हूँ मैं, दुकान भी खुली छोड़ कर आया हूँ ना। जौहरी की बात सुनकर नेहा के होश उड़ जाते हैं। सब उसकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी शालिनी बोल पड़ती है। मम्मी जी, नेहा की कोई गलती नहीं है। दरअसल इसने वो अंगूठी मेरे कहने पर बेची थी। मैंने चुराई थी वो अंगूठी और इसे कहा था कि मेरी माँ की अंगूठी है तो बेच आओ इसे अच्छे दाम पर। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा करोगी और आपने नेहा को इसमें फंसाया। मैं तो आपको कितना अच्छा इंसान समझता था। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और रोहन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। भाभी ऐसा करेंगी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने तुम्हें भी इसमें शामिल किया। तब नेहा हिचकिचाकर कहती है, हाँ, अब क्या कर सकते हैं, इंसान का पता थोड़ी ना चलता है। इस घटना के बाद शालिनी की अब ना कोई इज्जत करता था, ना ही कोई उससे ढंग से बात करता था। यहाँ तक कि उसके पति नीरज ने भी उससे बात करना छोड़ दिया था। सुनिए, नाश्ता तो करके जाइए। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि भूखा ही रहूं। हाँ? रोहन भी भाभी से दूर ही रहने लगा था। एक दिन वो मार्केट गया तो वहीं ज्वेलरी शॉप का मालिक उसे रास्ते में मिल गया। अरे रोहन, कैसे हो? घर पर सब ठीक ठाक? अब जी मेहरा जी, सब ठीक है। और वो सोने की चैन कैसी लगी? सोने की चैन? हाँ, वही छोटी बहू आई थी ना, उस अंगूठी के बदले चेन ही तो बनवाई थी उसने अपने लिए। पर भाभी ने तो कहा कि बस अंगूठी बेचनी थी। अरे नहीं नहीं, अंगूठी बेचकर चेन बनवा ली थी। आप बिल चेक करके देखिए ना, उसमें सब कुछ लिखा तो है। रोहन घर जाता है और नेहा से बिल के बारे में पूछता है।
नेहा, वो जो मेहरा जी बिल देकर गए थे उसमें लिखा था कि तुमने कोई सोने की चेन बनवाई है हाल ही में। जरा मुझे बिल तो दिखाना। नेहा ये सुनकर घबरा जाती है। क्या रोहन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे जो कहा है वो करो ना। चेन दिखाओ मुझे और बिल दिखाओ मुझे। नेहा घबराते हुए चेन दे देती है। रोहन उस चेन को लेकर कमरे से बाहर निकलता है और मेहरा जी के पास जा रहा होता है। सुनो तो, कहाँ जा रहे हो मेरी चेन लेकर? मेहरा जी से ये पूछने के लिए कि क्या ये वही चेन है जो अंगूठी से बनी है। नेहा रोने लगती है। हाँ हाँ, ये वही चेन है और मैंने ही वो अंगूठी चुराई थी। दीदी का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। क्या तुमने अंगूठी चुराई और हमने बड़ी बहू को इतना सुनाया? सारी गलती इस नेहा की है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन अपनी भाभी के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा। सच जानने की कोशिश भी नहीं की कि आप तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दो भाभी। अरे कोई बात नहीं रोहन, तुम दोनों बच्चे हो अभी, बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। मम्मी जी, आप भी माफ कर दीजिए इन्हें। पूरा परिवार एक बार फिर एक हो जाता है और रोहन और उसकी भाभी का अनमोल रिश्ता अब और भी मजबूत हो जाता है। आकांक्षा की शादी किशनगढ़ नाम के गांव में धीरज के साथ हुई। घर में आकांक्षा के सास, ससुर और एक ननद थी जिसका नाम था रुचि। वैसे तो घर में सब मिलजुल कर ही रहते थे, पर रुचि का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो किसी भी व्यक्ति की कमियों की खिल्ली उड़ाती थी। एक दिन आकांक्षा और धीरज बाहर घूमने जा रहे थे। आकांक्षा ने बहुत ही अच्छी सी साड़ी पहनी थी। अरे वाह बहू, तू तो इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। तभी रुचि वहां आ जाती है। रुचि आकांक्षा को देखती है तो उसे उसकी साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आय हाय भाभी, ये कैसे साड़ी पहनकर जा रही हो आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लाल साड़ी में एकदम टमाटर लग रही हो। आकांक्षा को रुचि की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ए रुचि, तुम इस तरह से मेरी खिल्ली मत उड़ाओ, समझी? छोटी हो, छोटी ही रहो। मैंने तो जो कहा सच ही कहा। जैसे कि ये जो झुमके पहने हैं ना, इतने भारी। ध्यान रखना भाभी, कहीं कान ही ना कट जाए। आकांक्षा ये बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाती है। धीरज बात संभालने की कोशिश करता है। चलो आकांक्षा, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। मुझे नहीं जाना कोई फिल्म देखने। आकांक्षा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सब रुचि को डांटते हैं। रुचि, तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे क्या बात करनी चाहिए। बस हर किसी का मजाक उड़ाती रहती हो। मैंने क्या कहा भैया? मुझे तो सच में भाभी के कपड़ों पर हंसी आई। फिल्म देखने से ज्यादा लग रहा था जैसे किसी शादी में जा रही थी। रुचि हंसते हंसते अपने कमरे में चली जाती है। रुचि की इस आदत ने सबको बहुत परेशान कर रखा था। उसे हर किसी का मजाक बनाने की अब तो आदत सी हो गई थी। एक दिन आकांक्षा और उसकी सास टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे थे। तभी वहां रुचि आ जाती है। क्या आप दोनों बेकार के सास बहू के सीरियल्स देखती रहती हो? कुछ समझदारी वाले भी सीरियल्स देख लिया करो ना। हमारी मर्जी है, हम कुछ भी देखें, तुम्हें उससे क्या? भाभी, सच क्यों नहीं कहती कि इन सीरियल्स के अलावा कुछ देखने का आप लोगों के पास दिमाग ही नहीं है? रुचि हंसने लग जाती है और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रुचि भी ना कभी कभी तो हद ही करती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, कल इसकी सहेलियां आ रही है ना, उनके सामने ये बहुत समझदार बनती है। अच्छा सबक सिखाएंगे इसको। तुम सही कह रही हो बहू, सबक तो इसे सिखाना ही होगा। अगले दिन रुचि की कॉलेज की सहेलियां उसके घर आती है। उनके सामने रुचि बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव कर रही होती है। मैंने प्रेमचंद की नॉवेल पढ़े हैं,
कोमल, गरीबी के ऊपर उन्होंने काफी अच्छी कहानियां लिखी है। तुम्हें तो साहित्य कला की काफी जानकारी है रुचि। कल हमारे कॉलेज में साहित्य पर एक वर्कशॉप होने वाला है, तुम चलोगी ना? बिल्कुल चलूंगी कोमल। अरे राधिका, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगी। अरे मैं ले आती हूँ ना, तुम यहीं रुको। रुचि को अपनी सहेलियों से इतने अच्छे से बातें करते देख आकांक्षा अपनी सास से कहती है, ये देखिए मम्मी जी, अपनी सहेलियों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करती है। हाँ, बस अपने घर वालों को ही कुछ नहीं समझती। तभी आकांक्षा को एक तरकीब सूझती है। मुझे एक तरकीब सूझी है मम्मी जी, चलो इसको अभी सबक सिखाते हैं। अच्छा, चल चल बहू। आकांक्षा सबके लिए नाश्ता लगा रही होती है और जानबूझकर हर चीज को मिला देती है। कोल्ड ड्रिंक को कप में डाल देती है। तभी वहां रुचि आती है और रुचि खाने का ऐसा इंतजाम देखकर गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप भी ना एकदम गवार की गवार हो। कोल्ड ड्रिंक कप में कौन परोसता है? ओह, मैं अभी ठीक कर देती हूँ रुचि। और ये समोसे और चटनी एक साथ क्यों मिला दिए आपने? कितनी पढ़ाई की है आपने भाभी? रुचि की सहेलियां रुचि को ऐसे बातें करते देख दंग रह जाती है। अरे रुचि, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? रुचि अब आकांक्षा का मजाक उड़ाने लग जाती है। ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक चाय के कप में लेकर आई है। रुचि की सहेलियों को इस बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आती। रुचि, हम तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझते थे, पर तुम ऐसी होगी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ, बातें तो इतनी ज्ञानों वाली करती है और अपने बड़ों से कैसे बात करती है, इसमें तो तमीज ही नहीं है। हम तो चले भाई, और आज से तुम हमारे ग्रुप में भी नहीं रहोगी। पहले लोगों से बात करने का ढंग सीख लो, फिर कुछ और सीखना। अरे अरे, आप लोग तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक ही कर रही थी। हर किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है रुचि। रुचि के दोस्त बिना कुछ खाए पिए वहां से चले जाते हैं और रुचि को अपने बुरे बर्ताव का परिणाम आज भुगतना पड़ता है। आकांक्षा और उसकी सास एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं। उस घटना के बाद रुचि सबसे अच्छे से पेश आती थी और उसने सबका मजाक उड़ाना भी छोड़ दिया।